नमस्कार सभी साथियों को। हमारे साथ यहाँ पर आज मौजूद हैं माननीय रवि सैलानी जी, जो एक प्रमुख जानकार व्यक्ति हैं गोपेश्वर के। और इनका जो गोपेश्वर में काफ़ी अच्छा नाम है, और काफ़ी राजनीतिक जो जानकारी है इन्हें काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस संबंध में हम इनसे आज चर्चा का विषय जो है, हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, वो ये है कि जो वर्तमान समय पे जो एक, इसको हम तृतीय विश्व युद्ध ही मान सकते हैं, जो यूक्रेन और रूस के मध्य चल रहा है। और उसका जो तत्काल कारण है, क्यों घटनाएं हो रही है, इतनी बड़ी युद्ध का कारण क्या था, ये रूस का इसमें अधिक रोल है या यूक्रेन का अधिक रोल है, इसी सब जो बातें हैं इन पर हम आधे कुछ 10 से या 15 मिनट आपके बीच वार्तालाप करेंगे। और माननीय रवि सैलानी जी से हम इस परिप्रेक्ष्य में जाने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरा माननीय रवि जी से यही है कि जो सबसे प्रमुख जो कारण है रूस और यूक्रेन का, वो युद्ध का कारण क्या रहा होगा? अच्छा, धन्यवाद सूरज जी कि आपने मुझे इस संबंध में विचार प्रकट करने के लिए कहा। तो मैं आपके सम्मुख थोड़ा कुछ मतलब सूक्ष्म शब्दों में बताना चाहूँगा। जी जो आप जानते हैं कि अभी वर्तमान में जिसको आप तृतीय विश्व युद्ध का नाम दे रहे हैं, तो वास्तव में एक तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले गए कुछ समय पश्चात। पर उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो रूस और यूक्रेन का विवाद है, जी ये क्यों जी। चल रहा है। एक्चुअली क्या है कि जो सोवियत संघ रूस है, ये कभी यूक्रेन और जो रूस है, ये कभी रूसी साम्राज्य हुआ करते थे। जी जी। तो जब ये रूसी साम्राज्य हुआ करते थे, तब यूक्रेन भी इसी के साथ था। तो जब यूक्रेन इसी के साथ था, तो आप जानते होंगे कि 1917 में जी 1917 में ये रूसी साम्राज्य बिखर गया, और उसके पश्चात यूक्रेन और जो रूस है, रूस से यूक्रेन अलग हो गया। मतलब ये रूसी साम्राज्य बिखर कर रूस और यूक्रेन क्या हो गई, अलग हो गए, और रूस एक महाशक्ति के तौर पर उभर गया। परंतु यूक्रेन ने क्या किया कि 1917 से लेकर 1920 तक यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र रहा। परंतु उसने 1920 में सोवियत संघ रूस की क्या ले ली, सदस्यता ले ली। जी अब वो एक शक्ति के रूप में था। तो उसके तत्पश्चात क्या हुआ कि जब 1991 में सोवियत संघ रूस का क्या हुआ, विघटन हुआ। विघटन तो हुआ। उसके पश्चात लगभग 10-12 देश क्या हो गए, सभी विघटित हो गए और सभी क्या स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गए। जी अब एक प्रमुख मुद्दा आता है इसमें नाटो का। तो जो नाटो है तुम्हारा, जो नेशनल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है आपका, जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जी तो इसके तहत क्या होता है कि इसमें एक ये 30 देशों का समूह है। और ये 30 देश क्या करते हैं कि अगर कोई बाहरी शक्ति इन राष्ट्रों पर क्या करती है, अटैक करती है या आघात करती है, तो ये 30 देश मिलकर उसको क्या करते हैं, उस राष्ट्र की क्या कहते हैं, सहायता करते हैं। और इसमें जो प्रमुख आपकी जो महाशक्ति है, वो है आपकी अमेरिका। जी तो जो यूक्रेन है, यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता है, और रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बने। ये कारण इसलिए भी कि आप जानते होंगे कि 1939 से लेकर 1945 में जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो रूस ने अपने राष्ट्र की रक्षा यूक्रेन से की थी। और अगर यहाँ पर यूक्रेन नाटो का सदस्य बनता है, और यूक्रेन तो नाटो का सदस्य इसलिए बनना चाहता है ताकि वो रूस जैसे राष्ट्र से अपना बचाव चाहता है, ताकि अमेरिका जैसे अन्य राष्ट्र भी उसका सहयोग करे और भविष्य में उसे रूस से कोई भी खतरा ना हो। परंतु रूस चाहता है कि आप नाटो का सदस्य ना बने, क्योंकि आपको पता होगा जो रूस की राजधानी है मॉस्को, वहां से जो एक क्षेत्र पड़ता है वहां पर वार्सो, वहां से दूरी लगभग काफी ज्यादा है, 1600 किलोमीटर के करीब है। जबकि अगर यूक्रेन के करीब, अगर बाय द वे ये नाटो में सम्मिलित होता है यूक्रेन, तो उसके पीछे जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो इसका जो प्रमुख कारण है, यही चाहता है जो आपका रूस है, रूस चाहता है कि भाई जो यूक्रेन है वो नाटो में सम्मिलित ना हो, ये हमारे साथ रहे। परंतु उसको नहीं रहना है, क्योंकि उसको पता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है कि उसको पता है कि रूस कभी भी हमें आघात पहुंचा सकता है। पहले भी एक क्रीमिया नामक शहर रूस अपने कब्जे में कर चुका है यूक्रेन का। तो इस बात से यूक्रेन डरा हुआ है कि भाई रूस हमें कभी भी क्या प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए वो नाटो का सदस्य बनना चाहता है। और नाटो का सदस्य बनेगी तो उसकी सुरक्षा बनी रहेगी। जी, ये अच्छा, तो मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन है, आपने इस विषय में तो हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि तत्कालीन कारण क्या है, लेकिन मैं आपसे ये दूसरा क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो भी एक शांति व्यवस्था विश्व में कायम करने का क्या एक प्रमुख कार्य उसका है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य देश हैं, जो स्थायी सदस्य हैं या अस्थायी सदस्य देश हैं, इनका कुछ इसमें रोल नहीं है। इनने अभी तक कुछ बयान जारी नहीं किया है। तो इसका कारण यह हम खुद ये समझ लें कि अगर आप अपने आप में मजबूत नहीं है, तो आपकी सहायता के लिए कोई आगे नहीं आ सकता है। ये इसका यही कारण हो सकता है, यही हम इससे यही अंदाज़ा लगा सकते हैं।
हाँ, देखिए, जो आप संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहे हैं, इसमें देखिए जो 5 स्थायी सदस्य हैं, ये 5 स्थायी सदस्य, देखो कोई किसी से ये नहीं चाहता कि मैं मेरी इससे दुश्मनी हूँ। स्वयं भारत ये नहीं चाहता कि यूक्रेन से रिश्ते खराब हो जाए, स्वयं भारत ये नहीं चाहता कि रूस से हमारे रिश्ते खराब हो जाए। परंतु बात जहाँ तक है, तो इस व्यवस्था के तहत जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, उनका भी यही कहना है कि भाई आप क्या कीजिएगा, शांति व्यवस्था बहाल कीजिएगा। जबकि इसमें आपको पता है अमेरिका एक महाशक्ति है, और यूक्रेन को इसलिए वो भी बढ़ावा दे रहा है कि ताकि हम कभी आने वाले समय में रूस पर क्या अपना आधिपत्य ठीक ढंग से जमा पाएंगे, अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बनता है। इसलिए नाटो में जो यूक्रेन है, जो वहाँ के आपके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी हैं, जो जेलेंस्की हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम देखो भाई, हमने अमेरिका से सहायता ली, और अमेरिका ने किसी प्रकार की मतलब सहायता नहीं की, मतलब ये समझ लो आप सीधे सीधे अमेरिका ने मुंह फेर दिया है। और अगर ये नाटो में सम्मिलित होता तो वो 30 देश भी जरूर क्या करते, यूक्रेन की सहायता करते। तो इसलिए जो आपका यूक्रेन है, ये नाटो में सम्मिलित होना चाहता है, परंतु रूस नहीं चाहता कि ये नाटो में सम्मिलित हो, क्योंकि उसको पता है कि इसके पश्चात अगर यूक्रेन नाटो में सम्मिलित होता है तो अमेरिका यूक्रेन में आकर रूस पर क्या बढ़ा सकता है, दबाव बढ़ा सकता है। और इसलिए रूस नहीं चाहता कि ये महाशक्ति हम पर क्या करे, हावी हो। इसलिए वो यूक्रेन को नाटो में सम्मिलित नहीं होने दे रहा है। कौन? आपका रूस। लेकिन वो बात तो है। और अगला सवाल ये है कि जो वर्तमान युग है, ये परमाणु युग इसको कह सकते हैं, क्योंकि हथियार रूस के पास अवेलेबल हैं और यूक्रेन के पास अवेलेबल हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अधिक हथियार वर्तमान समय में किसके पास हैं, और कौन, अगर परमाणु युद्ध होता है तो प्रभाव अधिक यूक्रेन का रहेगा या ये रूस का रहेगा? नहीं, देखिए, सोवियत संघ का एक पार्ट है यूक्रेन। यूक्रेन एक छोटी सी महाशक्ति है रूस के सामने। रूस अपना में एक पावरफुल कंट्री है, और सीधी सी बात होती है कि भाई जिसका बड़ा साम्राज्य होगा उसका दबदबा भी ज़्यादा होगा, आधिपत्य भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए रूस एक बहुत बड़ा संघ है, उससे उतने देश बने हैं। और जो मैंने कहा, जो रूस इसलिए भी यूक्रेन को सम्मिलित नहीं होने दे रहा है, क्योंकि जो रूस की बॉर्डर है उसके चारों तरफ जो अन्य देश है वो भी क्या है, नाटो के सदस्य हैं। और उसको पता है कि अगर इन सभी देश, ये पश्चिमी देश सभी अगर एकत्रित हो गए हैं तो रूस पर इसका दबाव बढ़ेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने कहा कि भाई रूस के साथ यूक्रेन मतलब कंपैरिजन करना भी क्या है, एक गवारा नहीं देता लगता है कि हमको कि भाई रूस और यूक्रेन की जो मतलब बराबरी हो। यूक्रेन एक छोटा सा राष्ट्र है, और जबकि रूस एक संघ है, कई देशों का क्या था, एक संघ था जी। अच्छा, तो आपने ये सभी जो हमें जो ये सवालों के उत्तर दिए, उनमें अगला सवाल मेरा ये है, तीसरा सवाल मेरा आपसे यही है कि युद्ध जो है वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। नहीं। आप इस बात को मानते हैं तो अपने पक्ष में उत्तर दीजिए कि इसका जो निर्णायक जो निर्णय होगा इस युद्ध का, ये क्या हो सकता है, इसका परिणाम क्या हो सकता है? देखिए, रूस के एक प्रमुख क्रांतिकारी हुए हैं व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन ने कहा है कि हमारे लिए यूक्रेन को गंवाना ऐसा है जैसे किसी शरीर से सिर का चले जाना, मतलब शरीर से किसी शरीर में सिर का ना होना। तो उसी प्रकार जो व्लादिमीर लेनिन ने कहा, उन्होंने भी सोच समझ कर कहा, क्योंकि वो एक प्रमुख विचारक थे। उनको पता था कि अगर कोई भी महाशक्ति जैसे यूक्रेन में आती है तो यूक्रेन के बाद वो रूस पर क्या बना सकती है, आराम से दबाव बना सकती है। और रही बात इस शांति व्यवस्था की, तो इसके लिए देखिए, समझौते बहुत बड़ी चीज़ होती है, शांति व्यवस्था बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप इसके तहत शांति कर सकते हैं, समझौते कर सकते हैं। जो चीज़ रूस को लग रही है कि भाई यूक्रेन को साझा करनी चाहिए, यूक्रेन उससे साझा करे। जो यूक्रेन को लगता है कि रूस से साझा करनी चाहिए, वो रूस से साझा करे, और शांति व्यवस्था की कोशिश करे। देखो, किसी भी युद्ध का जो परिणाम होता है वो हमेशा गलत ही होता है, चाहे वो आप इसको चाहे अपने निजी जीवन में ले लो, चाहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले दो। जो आपकी आज तक की इकोनॉमी है वो सब उन चीज़ों पर भी क्या होगा, प्रभाव होगा। लोग भी प्रभावित होंगे, अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, देश प्रभावित होगा, देश प्रभावित हो जनता प्रभावित होगी। और इससे पूरे विश्व में आपको पता है कि अगर इन परमाणु हथियारों का अगर प्रयोग किया जाता है तो कहीं ना कहीं क्या हमारी जो पृथ्वी है इसको भी क्या हो सकता है, बहुत सारा क्या नुकसान हो सकता है। और नुकसान इस प्रकार से, देखो, मनुष्य सिर्फ बटा हुआ है जबकि पृथ्वी एक है ना। तो इस प्रकार से जो मतलब इस प्रकार के लड़ाई और युद्ध, ये किसी भी समस्या का क्या नहीं हो सकते हैं, समाधान नहीं हो सकते हैं जी। तो अगला सवाल और अंतिम सवाल मेरा आपसे रहेगा कि अगर परमाणु हथियारों का प्रयोग इस युद्ध में होता है तो इसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, इस परमाणु हथियार में आपको बताना चाहूँगा, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 जब होता है कि हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराए गए थे, तो उसका इफेक्ट आपको पता होगा कि काफ़ी समय तक रहा। आज भी कहते हैं कि उस क्षेत्र में आपको पता है जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपंग होते हैं, देख नहीं पाते हैं, वर्णांध होते हैं। तो इसके तो बहुत सारे कारण हैं, यहाँ तक कि ये जेनेटिक फैक्टर भी बन जाता है आने वाली पीढ़ी के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की मतलब जो
मानवता को शर्मसार करती हैं ये चीज़ें। अगर इस प्रकार से इतने आगे आने के बाद भी अगर हम इस प्रकार के काम करते हैं कि मतलब ऐसे मिसाइलों का प्रयोग करते हैं कि जिससे क्या आने वाला समय हमारे लिए क्या बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, दुष्प्रभावी होगा, तो इसका सीधा सीधा समझौता यही है कि दोनों देश साझा करें, समझौता करें और अच्छी दोस्ती बनाएं, एक दूसरे की मदद करें, आर्थिक सहयोग करें, सामाजिक सहयोग करें, राजनीतिक सहयोग करें। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इसके लिए धन्यवाद। जी, आपने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी और केवल